नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निकायों में नियुक्त प्रशासकों का बढ़ाया कार्यकाल। राज्यपाल की अनुशंसा पर शहर विकास सचिव ने जारी किया आदेश। 3 महीने और देंगे सेवाएं। बीजेपी के वाड़ों के परिसीमन की आपत्ति पर गठित की समिति। महामंत्री आदित्य कोठारी होंगे अध्यक्ष। राज्य चुनाव आयोग को सौंपेंगे वोटर्स की संख्या की रिपोर्ट। नैनीताल जिले में 2 भीषण हादसे। हल्द्वानी में चालक सहित 6 की मौत, 4 घायल। उत्तरकाशी में 9 ट्रैकर्स की गई जान। महिलाओं ने रखा वट सावित्री का व्रत। 16 श्रृंगार कर पूजन करने पहुंची महिलाएं, मांगा अटूट सुहाग का वरदान। और उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी जारी। कई जिलों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट और चेतावनी। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कहा कि देश के लोगों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को वोट दिया है और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने पीएम मोदी को बहुमत से चुना और एनडीए का नेतृत्व उनके हाथ में है। लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए को वोट दिया है। मोदी जी को बहुमत दिया है। उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन चुनाव में गया था, देश की जनता के समक्ष गया था और देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुमत दिया है, बड़ा बहुमत दिया है। और इंडिया गठबंधन सरकार कैसे बना सकता है? वैसे भी चूंकि उनके पास संख्या भी नहीं है और देश की जनता ने ऐसा मैंडेट भी नहीं दिया है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, जिसको लेकर मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता गांधी चौक पर इकट्ठा हुए और जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई बांटी। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कार्यकर्ता जमकर थिरके। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि एक बार फिर देश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास जताकर एनडीए गठबंधन को पूरी तरह से बहुमत दिया है और एनडीए केंद्र में सरकार बना रहा है। एक बार फिर देश की जनता ने मोदी पर विश्वास जताया। आज एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। जहां तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड से मोदी जी का विशेष लगाव है। बाबा केदार की धरती से मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। जितना विश्वास यहाँ की जनता मोदी जी पर करते हैं, उससे ज्यादा विश्वास मोदी जी यहाँ की जनता पर करते हैं। निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया गया। ये कार्यकाल अगले 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। राज्यपाल की संस्तुति के बाद शहर विकास सचिव रमेश कुमार सुधांशु ने आदेश जारी किए। जारी आदेश में हवाला दिया गया कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता 6 जून तक प्रभावी है और ऐसे में 3 महीने के कार्यकाल को फिर बढ़ा दिया गया। इस दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 1 तारीख को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा था, जिसके चलते ये फैसला लिया है। जानते हैं कि जिस प्रकार से 1 तारीख को सभी प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हुआ था और 6 तारीख तक यानी 6 जून तक आचार संहिता प्रभावित थी। ऐसे में हमें सारे विधिक राय लेने के बाद हमारे पास एक ही विकल्प था कि हम प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाएं और आपने देखा हो कि कार्यकाल बढ़ाते हुए हमने यही कहा या तो 3 महीने या उससे पहले हम चुनाव कराएंगे, जो पहले होगा उस तक हमने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया।
देहरादून में निकायों में परिसीमन को लेकर बीजेपी ने आपत्ति के लिए समिति का गठन किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि महामंत्री आदित्य कोठारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो जल्दी ही राज्य चुनाव आयोग को आपत्ति दर्ज करेगा। महेंद्र भट्ट ने कहा कि वार्ड में कहीं 1800 से 2000 वोटर है, कहीं एक वार्ड में 22,000 वोटर्स है। इस पर आपत्ति जताकर चुनाव आयोग के दोबारा परिसीमन करने की बात की जाएगी। शासन ने 2 जून को एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया है। देखिए, निकाय चुनाव में आज हमने एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी उत्तराखंड के अंदर जितने भी नगर पालिकाएं हैं, उसमें अनेकों स्थानों पर जो नगर निगम के वार्डों के परिसीमन है, कहीं तो 2700 वोट का वार्ड है और कहीं 18 से 22,000 तक का वार्ड है। तो आदित्य कोठारी जी के नेतृत्व में वो टीम एक आपत्ति हमने कहा कि वो दर्ज की जाए। राज्य निर्वाचन आयोग को हम कहेंगे कि वार्डों का परिसीमन थोड़ा और व्यवस्थित रूप से उसे करने की आवश्यकता है। एक कमेटी हल्द्वानी में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने एक संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से कहा कि जिस तरह से पूरे भारत के अंदर जनता ने एनडीए की सरकार को नकारा है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जहां एनडीए की सरकार अयोध्या के अंदर भी अपनी सीट को नहीं बचा पाई, इससे साफ होता है कि बीजेपी के सभी कारनामों को जनता जान चुकी है, जो आज अपनी सरकार बनाने के लिए लोगों का समर्थन मांग रही है। जिस तरह से विपक्ष एक बहुमत के साथ खड़ा हुआ है और एक मजबूती के साथ केंद्र में खड़ा होगा, इससे साफ होता है कि आने वाले अगले चुनाव में एनडीए का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। वहीं लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा कि मैं अपनी हार नहीं मानता, क्योंकि जिस तरह से जनता ने मुझे प्यार दिया और अपना पूर्ण बहुमत मुझे दिया, इसमें अपनी जीत मानता हूं। हम भी नहीं समझे थे और भाजपा भी नहीं समझी थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो, बल्कि मैं सही बात बताऊं तो, उतनी मेहनत भी नहीं करी इस चुनाव में। हमने नहीं देखी, हमने उनके संगठन को मेहनत करते हुए देखा है, तो वो मुतमईन थे। कांग्रेस के लोगों ने बहुत मेहनत करी जमीनी स्तर पे। मैं कह सकता हूँ हल्द्वानी विधानसभा में 183 के 183 बूथ में डोर टू डोर कैंपेन हुई है। इतना मैं आश्वस्त हूँ कि हमारी मेहनत में कहीं कमी नहीं रही। अब परिणाम देखिए, जनता के हाथ में था। यही चुनाव तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे चरण में होता तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 5 सांसद कांग्रेस के जाते। हम कोशिश करेंगे कि गोभी, मटर, प्याज के अलावा जो और हमारा विजन है, उस विजन को जनता तक पहुंचा। संगठन की कमजोरी में देखते हैं नहीं, मुझे कहीं संगठन की कमजोरी नहीं दिखती है, पर संगठन में मजबूत और करने की गुंजाइश है, जिसे हम करेंगे। निकाय चुनाव के लेकर क्या करेंगे? आपके संगठन निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर बस अब उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, अब लगातार संगठन की बैठकें जारी रहेंगी और निकाय चुनाव के लिए मैं तो यही कहूंगा कि समय पर हम लोग उम्मीदवारों का भी चयन करके घोषणा करेंगे और चुनाव में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मीडिया से मुखातिब हुए। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि 1962 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई गठबंधन तीसरी बार देश में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। कहा कि देश में एनडीए की तीसरी बार सरकार बन रही है, जो अपने आप में ही ऐतिहासिक है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिला ये जनादेश प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विकास कार्यों पर आधारित है। तो लोकसभा के पर हैट्रिक बनाने के बाद मैं पूरे प्रदेश की जनता को साधुवाद देना चाहता हूं। अपने कार्यकर्ताओं के प्रति मैंने आभार व्यक्त किया है और इस विश्वास के साथ कि लगातार नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इससे देवभूमि के अंदर उत्साह का वातावरण है। और प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर जो अपना उद्बोधन दिया, उसमें राज्य के विकास के लिए फिर जिस प्रकार का सहयोग हर बार वो करते हैं और जहां 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी पक्ष में हुआ है। लोहाघाट नगर में लोहावती नदी से हो रही दूषित पेयजल आपूर्ति पर नगर के लोगों में जल संस्थान और प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश है। रामलीला मैदान में नगर के सभी दलों के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक बैठक आयोजित की। लोगों ने कहा कि जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार, प्रशासन और जल संस्थान की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन नगर की जनता दूषित पेयजल पीने को मजबूर है। वहीं बैठक में नगर के स्थायी पेयजल समस्या के समाधान के लिए एक सुर में सरयू लिफ्ट
पेयजल योजना निर्माण की मांग उठी। बैठक में निर्णय लेते हुए सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा कि 7 जून को शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर नगर की जनता और जनप्रतिनिधि एक विशाल जुलूस एसडीएम कार्यालय तक निकालेंगे और सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की मांग को लेकर जल्द एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। आज नगर के गणमान्य लोग और निवर्तमान सभासदों के साथ एक यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें लोहागढ़ नगर में जो पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है और बहुत सारे बच्चों को पीलिया हो रहा है। आज हमारी बच्ची थी, बड़ी होनहार बच्ची थी, आने वाली कर्णधार थी भविष्य की हमारे देश की, तो उसकी मृत्यु पीलिया से हो चुकी है। जो ये गंदा पानी है, गंदा पानी पीने से, और इतनी होशियार बच्ची थी कि वो अभी मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में आई हुई थी प्रदेश में। तो यही निर्णय लिया गया कि आप सर्वसम्मति से कि 7 तारीख को हम सुबह 10 बजे से लेकर 10 बजे एसडीएम कोर्ट जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और विशाल जुलूस के रूप में नगर पालिका बरात घर से होते हुए एसडीएम कोर्ट तक जाएंगे। लोगों ने तय किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः इस पेयजल की समस्या दूर करने के लिए अनुरोध किया जाएगा, जिसके लिए 5-7 दिन में हम लोग एक शिष्टमंडल के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो डीपीआर इनके द्वारा जो डीपीआर की घोषणा की थी उसका पैसा भी अवमुक्त कराना है, क्योंकि कल आचार संहिता समाप्त हो जाती है, उसके बाद वो पैसा डीपीआर के पैसा रिलीज करने के लिए मुख्यमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया जाएगा। रामनगर के कानिया गांव के करणपुर क्षेत्र में लोगों को सिंचाई नहर में एक युवक का शव पड़ा मिला। शव की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कड़ी मशक्कत के बाद सिंचाई गुल से बाहर निकाला। शव की सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं पुलिस द्वारा सिंचाई नहर से शव को बाहर निकालकर शव की शिनाख्त के प्रयास किए गए, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई, जिसके बाद पुलिस ने शव को रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में मोर्चरी में रखवा दिया। ये आज सुबह कानिया के पास जो करणपुर रोड है वहाँ पर एक अज्ञात शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पर पुलिस के द्वारा पहुंच के पंचनामे की कार्रवाई की गई है। सब अभी अज्ञात में है, शिनाख्त की कार्रवाई चल रही है। 72 घंटे के लिए मोर्चरी में रखा जाएगा उसको। उसके बाद अगर सबकी शिनाख्त होती है तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नैनीताल के रामनगर, कालाढूंगी, हल्द्वानी विभिन्न स्थानों में भी वट सावित्री व्रत को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। तो वहीं महिलाओं ने मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर अपने पतियों की दीर्घायु होने की कामना की। रामनगर के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में पुजारी ने महिलाओं को वट सावित्री व्रत से जुड़ी कथा सुनाई। इसके साथ इस व्रत के महत्व के बारे में जानकारी दी। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखने का विधान है। वहीं वट सावित्री का व्रत है। वट सावित्री व्रत के मौके पर महिलाएं सुबह से ही मंदिरों और वट वृक्ष की पूजा कर परिवार के साथ सुख शांति के साथ साथ पति की दीर्घायु की कामना कर रही हैं। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं सज धज कर सुबह से ही वट वृक्ष के नीचे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर पति की लंबी उम्र की कामना कर रही है। इसके साथ ही महिलाएं वट वृक्ष के नीचे बैठकर सत्यवान और सावित्री की कथा सुनती भी नजर आई। लोहाघाट में गुरुवार को महिलाओं के द्वारा अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत किया गया। वहीं लोहाघाट के हथरंगिया के प्रसिद्ध सर्वदेव मंदिर में क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं के द्वारा सज धज कर सामूहिक रूप से वट सावित्री व्रत की पूजा अर्चना कर अपने सुहाग की लंबी उम्र और परिवार में सुख शांति के लिए माता सावित्री और वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। पूजा क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित प्रकाश पुनेठा के द्वारा संपन्न करवाई गई।
महिला तैयार होकर सज धज के वृक्ष की पूजा की जाती है और वहाँ जल अभिषेक करके पूजा अर्चना किया जाता है अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए, सदा सदा युगों युगों के लिए। जिस प्रकार सावित्री गायत्री मैया ने अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत किया था, उसी प्रकार आजकल के विवाहित पहले से ही जो प्राचीन काल से चला आ रहा है ये व्रत, विवाहित महिलाएं इस व्रत को करती है। यह सत्यवान सावित्री का जो व्रत है, बट सावित्री अमावस्या के दिन होता है। इसमें बट वृक्ष की पूजा होती है, बट वृक्ष में धागा लपेटा जाता है और गणेश जी की पूजा के पश्चात जो है सावित्री मैया का पूजन किया जाता है। 12 गांठों का एक डोर जो है गले में पहनने का इसमें प्रथा है। जैसे पुरुष लोग जो है जनेऊ धारण करते हैं, वैसे महिलाएं जो है 12 गंठ युक्त डोर को गले में धारण करती हैं और अगले साल व्रत पूरा होने के पश्चात जो है उस डोर को उतार करके नया डोर पुनः धारण करती है। इस तरह से सभी सौभाग्यवती माताएं जो है अपने पति की दीर्घायु के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए इस व्रत को रखती हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें गाड़ी खाई में गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को खाई से बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक नैनीताल के हल्द्वानी में एक मैक्स वाहन के खाई में गिरने से चालक सहित कुल 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मां, बेटी और पिता भी शामिल है। वहीं 4 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हादसा हल्द्वानी के पुटपुड़ी जा रही मैक्स के अनियंत्रित होने से हुआ। गाड़ी में कुल 10 लोग सवार थे। हल्द्वानी से पुटपुड़ी जा रही मैक्स ओखल खांडा के पतलोट मोटर मार्ग से 2 किलोमीटर पहले अनरबन के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में उच्च हिमालयी इलाके सहस्त्रताल में कर्नाटक के 4 और ट्रैकर के शव मिले, जिन्हें गुरुवार को बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ ने बताया कि उनकी बचाव टीम ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए चारों शवों को उत्तरकाशी के निकट भटवाड़ी पहुंचाया। इसी के साथ सहस्त्रताल में जारी बचाव अभियान समाप्त हो गया। ये चारों लोग बेंगलुरु से थे, जिनकी पहचान वेंकटेश प्रसाद, पद्मनाथ कुंडापुर, कृष्णामूर्ति, अनीता रंगप्पा और पद्मिनी हेगड़े के रूप में हुई है। वहीं मल्ला सिल्ला कुश कल्याण सहस्त्रताल पर ट्रैकिंग पर गया। कर्नाटक और महाराष्ट्र के ट्रैकर का 22 सदस्यीय दल 3 जून को अचानक आए बर्फीले तूफान में आने की चपेट में रास्ता भटक गया था और अत्यधिक ठंड की वजह से उसके 9 सदस्यों की मौत हो गई। 5 शवों को बुधवार को बाहर निकाल लिया गया था, जिनमें 4 महिलाएं थीं। उत्तरकाशी में 4400 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद सहस्त्रताल में अचानक मौसम खराब होने से वहां ट्रैकिंग पर गए 22 सदस्यों के दल में से 9 की मौत हो गई। कर्नाटक और महाराष्ट्र के पर्वतारोहियों का ये दल खराब मौसम में रास्ता भटक गया था। 2 जून को खोखली टॉप के बेस कैंप के पास घने कोहरे और बर्फबारी के बीच ट्रैकर्स को पूरी रात बितानी पड़ी। दल के 4 महिलाओं सहित 5 लोगों की ठंड की वजह से तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जानकारी मिलने पर प्रशासन ने जमीनी और हवाई बचाव अभियान शुरू किया। वायुसेना, एसडीआरएफ और प्राइवेट हेलीकॉप्टर की मदद से ट्रैकिंग दल के 11 लोगों को बचाया गया। इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। साथ ही प्रशासन की तरफ से और एसडीआरएफ और बचाव रक्षक दल को रेस्क्यू के लिए भेजा। वहीं जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा कि सेना की मदद भी ली जाएगी। किया, टाइमली एसडीआरएफ को भेजा और बेस कैंप से हमें निकाला। फिर इंसिडेंट एरिया पे भी बहुत बार गए, लेके आए। प्लान बी तक सोचा था सुरेश जी ने। हम इनके लिए, इसके लिए तो हमेशा ऋणी रहेंगे। अब हमारे लिए रहने के लिए भी जगह किया, खाना सब प्रोवाइड किया। उत्तराखंड में मौसम लगातार अपना रंग बदल रहा है। जहां एक और पहाड़ों में बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट देखी जा रही है, तो वहीं राज्य के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। भीषण गर्मी की वजह से मैदानी क्षेत्रों के लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मैदानी क्षेत्रों में पारा लगातार 40 डिग्री के पार जा रहा है, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में पहाड़ के साथ मैदानी इलाकों में भी मौसम के रंग बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के राज्य के जनपदों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है। आगामी मानसून सत्र को देखते हुए टनकपुर घाट नेशनल हाईवे में वाहनों और लोगों के लिए खतरे का सबब बने पेड़ों का वन विभाग और एनएच की टीम के द्वारा चिन्हीकरण किया गया। लोहाघाट रेंज में वन क्षेत्र अधिकारी
दीप जोशी के निर्देश पर वन दरोगा नंदावल्लभ भट्ट, भास्कर नैनवाल के द्वारा खूना, लोहा घाट और मरोड़ा खान क्षेत्र में एनएच किनारे खतरा बने पेड़ों को चिन्हित किया गया ताकि समय से कोई उचित व्यवस्था की जा सके जिससे किसी भी तरह की दुर्घटना और जनहानि ना हो। लोहाघाट में बुधवार शाम को आए अंधड़ ने भारी तबाही मचाई। लोहाघाट की मीट मंडी में अंधड़ से एक विशालकाय देवदार का पेड़ मीट मंडी की दुकानों और वाल्मीकि संघ के सरपंच हरचरण सिंह के मकान पर जा गिरा। पेड़ गिरने से मंडी की दुकानों और उनके मकान को काफी नुकसान पहुंचा और उनके बेटे की बाइक पेड़ की चपेट में आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पेड़ गिरने से मीट मंडी के दुकानदारों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई और लोहारगिरी करने वाले व्यक्ति का परिवार भी पेड़ की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। वहीं प्रशासन को सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम ने मौका मुआयना किया, नुकसान का आकलन किया। फायर ब्रिगेड टीम पेड़ों के निस्तारण में जुटी है और वहीं लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से खतरे का सबब बने पेड़ों के निस्तारण की मांग की। भयानक तूफान जिसको कहते हैं वो तूफान आया था, जिससे कि मेरी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है, मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है और ये दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई है। मीट मार्केट में सर जान माल का बहुत खतरा है। हम चाहते हैं कि सरकार से इन पेड़ों को कुछ हटाया जाए, इनकी लॉपिंग करी जाए या जो यहाँ पे नुकसानदायक पेड़ है उनको कटवाया जाए। रामनगर वन प्रभाग के टेड़ा गांव में आबादी के पास देर रात भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए वन कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग किसी शरारती तत्व द्वारा लगाने का अंदेशा बताया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू किया गया। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।